नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 1 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज अपना भारत का जो न्याय संहिता है उसमें काफ़ी बड़े परिवर्तन जो किए गए थे उसको आज से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नोटिफिकेशन काफ़ी पहले जारी हो गया था इसका और आज से लागू हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, इसके हर एक पहलुओं को समझेंगे और उसके साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी को भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और पिछले दिन सैटरडे को मैंने 90 डेज़ का जो आपका प्लान है, क्योंकि 90 दिन बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में, तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और वो जाकर ज़रूर देखिएगा। और साथ में यूपीएससी पीवाईक्यू जो चैनल पर चल रहा है उसको भी देखा कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो ये दो चीज़ हो गया। 1 जुलाई हो गया है, 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है, बीच में मात्र 90 दिन बचे हुए हैं। ये 90 दिन अपना 100% दीजिए। आपके हाथों में यही है, आपके हाथों में रिजल्ट नहीं है, मेहनत है। तो मेहनत जो आपके पास है, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, जिस पर आपका कंट्रोल है। रिजल्ट पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, मेहनत पर होगा, तो वो कीजिए। बाकी जो भी परिणाम होगा वो देखा जाएगा। पहले एग्ज़ाम की तो बात कर लें, फिर परिणाम पर जाएं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है। एक छोटा सा उससे पहले ये भी है कि अगर 70 बीपीएससी को पीटी को लेकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। इसमें 25 टेस्ट हैं, जिसमें से 11th टेस्ट जो होगा वो कल ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जिसमें बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मिक्सचर होगा। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक टेस्ट हो चुके हैं, तो कल ज्योग्राफी का अंतिम टेस्ट है। इसमें बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी होंगे, उसके पश्चात इकोनॉमिक्स, साइंस और फिर हम लोग फुल लेंथ की तरफ में चले जाएंगे। टेस्ट के साथ साथ आपको वीडियो भी मिलेगा। प्राइस यहाँ पर लिखा ही हुआ है। टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पर, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, आपको मैं ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन को। तो देखिए इस एक्ट को लागू कर दिया गया है। किन किन एक्टों में सुधार किया गया है तो मैं बताऊंगा आपको। BNSS, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, यानी कि इसका तात्पर्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्रिमिनल कोड कहलाता है। उसके अलावा कौन सा है तो भारत के न्याय संहिता BNS, ये हो गया सिविल आपका, ये हो गया फौजदारी, ये हो गया दीवानी। दीवानी का मतलब होता है जैसे विवाह, संपत्ति, इन सब के केस हो गया। क्रिमिनल का मतलब हो गया जैसे मर्डर वर्डर, ये सब हो गया। उसके अलावा भारतीय साक्ष्य संहिता एविडेंस एक्ट जो है उसमें भी सुधार किया जा रहा है। इन तीनों को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि भाई क्या क्या सुधार किया जा रहा है और क्या पहले की तुलना में बदल जाएगा। कुछ सुविधाएं जो है वो नागरिक केंद्रित बनाए गए हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हो रहा है। जैसे पुलिस कस्टडी में 15 दिन से ज़्यादा तक रखा जा सकता है, इसको लेकर विवाद हो रहा है। वहीं जो इसके कुछ प्रोसीजर है, जैसे ऑनलाइन आप कॉल करके भी पुलिस में अपना केस दर्ज करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोविज़न ऑफ जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक एक्ट हुआ, कोई एक केस घटित हुआ इस ज्यूरिडिक्शन के एरिया में, मान लीजिए नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर घटित हुआ है ना, और आप गए पुलिस स्टेशन, तो आपको पुलिस वाला बोल रहा है कि हमारे एरिया में नहीं है, ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं, आप कहीं और पर जाकर केस दर्ज कराइए। ये बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो अब भारत सरकार ने बोला कि पहले भी था ये प्रावधान, अब इसको और भी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, वो है जीरो एफआईआर के द्वारा। कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, जिस भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे आपको एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है और उसको फिर संबंधित पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाएगा जो जिसके क्षेत्राधिकार में वो एरिया आता है। तो ये हो गया सबसे पहला, इसमें सुधार किया जा रहा है और इसको अच्छे से लागू किया जाएगा। वैसे जीरो एफआईआर के प्रोविज़न पहले से ही उपलब्ध थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या बोला गया कि पुलिस कंप्लेन एंड मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ क्राइम सीन फॉर ऑल हीनियस क्राइम, जितने भी खतरनाक तरीके के क्राइम होंगे उनका वीडियोग्राफी करना, उन क्राइम सीन का, ये अनिवार्य कर दिया गया है, अनिवार्य हो गया है। ओके, ए पर्सन कैन नाउ रिपोर्ट इंसिडेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का तात्पर्य होता है फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आप पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन कंप्लेन दायर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं इंसिडेंट को विदाउट द नीड टू विजिट द पुलिस स्टेशन। आपको पहले पुलिस स्टेशन विजिट करना पड़ता था, अब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, चिट्ठी पत्री के माध्यम से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है, मैसेज हो सकता है, वीडियो कॉल हो सकता है, कॉल हो सकता है, इसके माध्यम से
आप अपने कंप्लेंट्स को दायर कर सकते हैं। जजमेंट इन द क्रिमिनल केस हैज़ टू कम विद इन 45 डे ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल, मतलब ट्रायल जब कंप्लीट हुआ उसके 45 दिनों के भीतर आपका जजमेंट आ जाएगा, ये लंबी अवधि तक चलता रहता है। इस चीज़ पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई है। मॉब लिंचिंग जैसे चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कड़े कानून भी बनाए गए, उसको भी देखेंगे हम लोग। उसके अलावा कोई वुमेन विक्टिम है, किस चीज़ की विक्टिम, तो यहाँ पर जो शब्द लिखा हो उसको पढ़ लीजिए। मैं अगर बोलूँगा वो शब्द तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा खींच जाएगा, अपलोड नहीं होगा समय पर। तो वो अगर कोई वुमेन विक्टिम है तो उस स्थिति में महिला पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा ही उसके बयानों को दर्ज किया जाएगा। ये थोड़ा सा सेंसिटिव हुई है हमारी पुलिस प्रणाली, इसका उदाहरण इसको मान सकते हैं आप। इसके और भी कई सारे चीज़ें हैं, किस किस एक्ट में संशोधन किया गया है, इन सभी चीज़ों का हम लोग समझते हैं। और कब से लागू हो रहा है ये, आज से लागू हो रहा है। 1 जुलाई 2024 ईस्वी से इसको लागू किया जा रहा है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसका क्रिटिसिज्म किन आधारों पर किया जाता है कि संसद में जब इस एक्ट को लाया गया पारित करने के लिए, तब इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्ष के पार्टियों के बहुत सारे नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और सदन सही से चल नहीं रहा था। शोरगुल के बीच में एक्ट पारित हो गया, इसलिए एक इसका क्रिटिसिज्म इस आधार पर किया जाता है। दूसरा किस आधार पर किया तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन एक सामान्य सा सवाल होगा आपके मन में भी होगा। सामान्य सा सवाल क्या होगा भाई, तो ये होगा कि जो पुराने कोई केस चल रहे हैं, पुराने कोई मामले दर्ज हैं और नए मामले दर्ज होंगे, तो इन दोनों में किस पर ये लागू होगा। तो जो नए मामले आज से दर्ज होंगे उन पर नया एक्ट लागू होगा, जो 2023 में पारित किया गया था, वो आज से जो भी क्राइम होंगे उन सभी पर लागू होगा। पुराना कोई केस चल रहा है तो इस पर ओल्ड CRPC और IPC ही लागू होगा, जो उस पर ऑलरेडी था वही लागू होगा। अगर पहले का कोई केस चल रहा है तो उस पर वही सारे लागू होंगे जो पहले से चल रहे थे। ओके, तो ज़रा इस एक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इसके प्रोविज़न को, क्योंकि पीटी में सवाल अनिवार्य है। यहाँ से आपके पीटी एग्जामिनेशन में अनिवार्य जब मैं कह रहा हूँ तो पूछा ही जाएगा, आप लिख कर रख लीजिएगा, पूछा ही जाएगा। मेन से पूछ चुकी है BPSC आपसे शॉर्ट आंसर में, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके हम थोड़ा सा प्रोविज़न को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि क्या क्या बदलाव किया गया है, ताकि आप क्रिटिसिज्म भी इसका कर सकें, ताकि आप इसके पक्ष और विपक्ष को समझ सकें। ओके, तो चलिए देखिए क्या है। देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। 3 एक्ट जो बहुत बड़े थे, जिनके द्वारा देश में कानून व्यवस्था को लागू किया जा रहा था, उनमें सुधार किया गया। एक है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, जो IPC 1860 को प्रतिस्थापित करेगा। ये 1860 में एक्ट बना था, उसको ये बदलेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, जो मैंने क्या बताया कि ये है क्रिमिनल कोड, ये है सिविल कोड, मतलब दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार की न्याय प्रणाली होती है। फौजदारी मतलब क्राइम से रिलेटेड, और दीवानी का मतलब विवाह विच्छेद, तलाक, इन सब पारिवारिक मुद्दों, इन सब से रिलेटेड होता है दीवानी। ओके, तो ये CRPC 1898 को प्रतिस्थापित करेगा। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, जो साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर एक चीज़ उल्टा हो गया, ये है दीवानी और ये है आपका क्रिमिनल का, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो हमारा एविडेंस एक्ट 2023 है, ये 1872 का जो एविडेंस एक्ट था उसको प्रतिस्थापित करेगा। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, किस किस को पहले प्रतिस्थापित करेगा, मतलब उसकी जगह लेगा। सबसे पहला तो सवाल यही पूछा जाएगा आपसे। भारतीय दंड संहिता भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है, जिसे चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वर्ष 1834 में सर्वप्रथम विधि आयोग के मद्देनजर 1860 में तैयार किया गया था। और सबसे पहला जो विधि आयोग मैकाले का नाम सुना होगा ना आपने, विलियम बेंटिक के समय में मैकाले के अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बनाया गया था, तो उस समय जो था इसको लागू किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता जो क्रिमिनल वाला है, भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती हैं। यह 1973 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावित हुआ था। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था, में भारतीय न्यायालय में साक्ष्यों की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियम और संबद्ध मुद्दों का समूह शामिल है। मतलब एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल एक्ट और दीवानी एक्ट, तीनों में संशोधन किया गया और ये बहुत ही बड़े संशोधन हैं। देश के कानून व्यवस्था आज के बाद में अलग नियम कानूनों से चलेगी। ओके,
आपराधिक न्याय प्रणाली कानून प्रक्रियाओं संस्थाओं का समूह है जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों का अधिकारों तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों को रोकना, पता लगाना, दोषियों पर मुकदमा चलाना। आपको पता ही है क्या है। अपराधियों को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर भी विधि का शासन लागू है वहाँ पर लिखित कानून होते हैं तो सही रहता है, और लिखित कानून में अपरिभाषित चीज़ों की संख्या बढ़ जाती है और वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, मनमानी ज़्यादा चलती है। इसलिए लिखित कानून होता है। जो भी विधि द्वारा शासित देश होंगे वहाँ पर इसे पुलिस बल, न्यायिक संस्थान, विधायी निकाय, फॉरेंसिक और जांच एजेंसियों जैसे अन्य सहायक संगठन भी शामिल हैं और इसको लागू भी कर दिया गया है। रात के 12 बजे से लागू हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रस्तावित परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो यह विधेयक आतंकवाद, अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? तो ये एक्ट डिफाइन करता है। ये जो एक्ट है ये डिफाइन करता है, जिनका पूर्व में कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत उल्लेख किया गया था। यह राजद्रोह के अपराध को रोकने पर केंद्रित है, जिसकी औपनिवेशिक विरासत के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। जो भारत में राजद्रोह संबंधी एक्ट थे जैसे 153, 124, ये सब जो एक्ट थे इनको कमज़ोर करता है। ये नए देश में नए अवधारणा के हिसाब से राजद्रोह जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ चैलेंजेस हमें आते हैं लेकिन उसके लिए अलग एक्ट हैं जिससे डील किया जा सकता है। राजद्रोह जैसे कानून ये औपनिवेशिक दौर में बनाए गए थे, जब हम गुलाम थे तब बनाए गए थे, भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, है ना। जो स्वतंत्र भाषण और सहमति पर अंकुश लगाता था। यह मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्यु दंड का प्रावधान करता है, जो हाल के वर्षों में खतरा रहा है। और ये जो है ये पहले शामिल नहीं था, इसको लेकर कठोर एक्ट लाया गया है और बहुत ही शानदार सा चीज़ है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक सच्चे समाज का, एक सही समाज का ये सब संकेतक नहीं होता है। इसमें विवाह के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 वर्ष की कैद का प्रस्ताव है, जो धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप है। ये भी एक सही माना जा रहा था। और लेकिन इसमें ये भी तो है कि पुरुषों के खिलाफ भी तो ऐसा हो सकता है, तो ये थोड़ा सा इसमें लिंग भेद की बात हो रही है। यह विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का परिचय देता है, जो अपराधियों को सुधारने और जेल में भीड़ भाड़ को कम करने में मदद कर सकता है। कि आपको सुधारने के तौर पर कुछ सामुदायिक सेवा, जैसे बोला जा सकता है कि आप क्या करोगे, पूरे एरिया को 10 साल तक साफ करते रहोगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप जेल में नहीं रहोगे बल्कि एरिया में झाड़ू लगाते रहोगे साल भर। तो ये कुछ सामुदायिक जो चीज़ें हैं वो अपराध के सज़ा के रूप में रखा गया है, ताकि कैदियों को सुधारा जा सके और जेल में भी भीड़ भाड़ कम किया जा सके। इस विधेयक में चार्जशीट, इस एक्ट में चार्जशीट दाखिल करने का अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है और अनिश्चितकालीन जो देरी होती है उसको रोका जा सकता है। 180 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हो जाना चाहिए, 6 महीने के भी। इस एक्ट में कहा गया है कि पुलिस को शिकायत की स्थिति में विषय में 90 दिनों में सूचित करना होगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से प्रस्तावित परिवर्तन क्या है? तो यह परीक्षण, अपीलों, गवाही के रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता। अभी मैंने बताया कि केस को रिकॉर्ड करना, वीडियोग्राफी करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। एविडेंस के तौर पर रखा जाएगा, जिससे कार्रवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति मिलती है। यह विधेयक यौन हिंसा के व्यक्तियों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है, जो सबूतों को संरक्षित करने, बलपूर्वक या हेरफेर करने में मदद कर सकता है, रोकने में। जो एविडेंस से छेड़छाड़ होते हैं, तो आपका अगर वीडियो बयान में दर्ज है तो क्या होगा, तो वहाँ से छेड़छाड़ की संभावनाएं कम हो जाएंगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्लियर, अब थोड़ा सा सच्चाई प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत अच्छे सुधार भी किए गए हैं, कुछ कमियां भी हैं, ठीक है, उस पर ही बात होगी। लेकिन सबसे मुख्य चीज़ जो होता है ना, जो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे कौन, तो पुलिसमैन जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं। भारत पुलिस सुधार को लेकर बहुत कम काम किए गए हैं। जो इम्प्लीमेंट करेंगे उनमें सुधार नहीं किया गया है, पुलिस सुधार नहीं किया गया। पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पुलिस में नौकरशाही बहुत ज़्यादा व्याप्त है, सेवा का भाव कतई नहीं है, अफसरशाही का भाव होता है उसमें। और धौंस का एक होता है कि मेरे पास पावर है ना, वर्दी में पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, ये वाला भाव अभी भी है। अच्छे पुलिस ऑफिसर भी हैं लेकिन ये वाला भाव भी है। तो जो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे उनमें भी आपको सुधार करना पड़ेगा। केवल नियम कानून कायदों में सुधार से बात नहीं बनेगी। कुछ अच्छे भी होते हैं, सामान्यतः अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोगों के कारण पहचान भी खराब होती है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक्ट तो आपने सारे बना दिए, लेकिन जो गलत लोग होंगे वो उनका काट भी निकाल रहे होंगे बैठकर, है ना। अब जैसे ये प्रोसीजर है, आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, जहाँ पर ये बोला गया है कि महिलाओं के साथ झूठे यौन केस के संबंध में 10 वर्ष की कैद हो सकती है। क्या इसका गलत दुरुपयोग नहीं हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है, निसंदेह हो सकता है। लैंगिक रूप से भेदभाव वाला कानून है ये, बिल्कुल इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो उस प्रोसीजर में उस समय आप कहाँ पर जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वार्तालाप होनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि भाई इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं। पुराने एक्ट को अगर इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति सही होंगे तो न्याय ज़रूर मिलेगा, नए एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति अगर गलत होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। सीआरपीसी की धारा 41A को धारा 35 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है जिसमें कहा गया है कि कम से कम पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, खासकर 3 वर्ष से कम सजा वाले दंडनीय अपराधों के लिए। 60 वर्ष अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए ये थोड़ा सा चेंज किया गया है कि डीवाईएसपी रैंक का पुलिस जो अधिकारी होगा वो अनुमति देगा तभी गिरफ्तारी होगी। यह फरार अपराधियों के संबंध में न्यायालय को उनकी अनुपस्थिति मुकदमा चलाने, सजा सुनाने की अनुमति देता है, जो भगोड़ों को न्याय से बचने के लिए रोकता है। जो अगर कोई भाग गया है तो पहले था कि वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होगा तभी उस पर कानून के तहत सज़ा सुनाया जा सकता है, लेकिन अब क्या है, वो व्यक्ति भाग के कहीं पर भी जाए सज़ा उसके पीछे भी सुनाई जा सकती है, कोर्ट उसके पीछे भी चल सकता है। मजिस्ट्रेट को ईमेल, SMS, व्हाट्सएप संदेश आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है, जिसे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा मिल सकती है। स्क्रीनशॉट काम कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिनों के अंतर्गत, राष्ट्रपति के पास 60 दिनों के अंतर्गत दाखिल की जानी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी, ये यहाँ पर बोला गया है। भारतीय साक्ष्य 2023 में परिवर्तन क्या प्रस्तावित किया गया, भारतीय साक्ष्य संहिता एविडेंस एक्ट जो है उसमें क्या प्रस्तावित किया गया है। तो यह जो एक्ट है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण या सिस्टम द्वारा उत्पन्न या प्रसारित किसी भी जानकारी को परिभाषित करता है, किसी माध्यम संग्रहित या पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट जो है, जो नए ज़माने में सबसे ज़्यादा मदद करता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में, उसको बहुत ज़्यादा इसमें तवज्जो दी गई है और ये सही भी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट जो होते हैं सबसे ज़्यादा वही मदद करते हैं केस को सॉल्व करने में। यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रामाणिकता, अखंडता, विश्वसनीयता आदि के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है, जो डिजिटल डेटा के दुरुपयोग या छेड़छाड़ को रोक सकता है। यह डीएनए साक्ष्य जैसे सहमति, हिरासत की श्रृंखला आदि की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जो जैविक साक्ष्य बायोलॉजिकल जो एविडेंस होंगे की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। बायोलॉजिकल एविडेंस जैसे डीएनए हो गया या कोई और संबंधित हो सकता है, तो वो सब जो होते हैं उसके लिए भी इसमें बनाया गया है। ये विशेषज्ञ की राय को मेडिकल राय, लिखावट विश्लेषण जैसे लिखावट पढ़ के समझने वाले लोग जो होते हैं, क्राइम पेट्रोल देखा होगा तो उसमें बताते हैं, आदि ऐसे साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, जो किसी मामले संबंधित तथ्यों या परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता कर सकता है। अगर कोई एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अगर कोई राय दिया है इस पर, जैसे मेडिकल एक्सपर्ट हो सकते हैं, लिखावट एक्सपर्ट हो सकते हैं, वॉइस एक्सपर्ट होते हैं कई सारे, अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो एविडेंस के तौर पर उसका उपयोग किया जा सकता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में निर्दोष होने की धारणा का परिचय देता है, जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को उचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा। आप जो सुना होगा, मूवी में भी देखा होगा आपने, न्यायालय में खड़े होकर सनी देओल बोलते हैं कि अभी दोष साबित नहीं हुआ है तो ये तो निर्दोष ही होगा। उसी प्रकार की चीज़ इसमें भी रखा गया है कि जब तक दोष साबित नहीं हुआ है तब तक वो निर्दोष होगा या होगी, उसको दोषी नहीं कहा जा सकता जब तक दोष साबित नहीं होगा, जब तक न्यायालय नहीं बोलेगी तब तक, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जा सकता है। भारत वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली 4.7 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। ठीक है, संसाधन और बुनियादी ढांचे का अभाव है। 135 मिलियन लोगों के देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर फरवरी 2023 तक केवल 21 न्यायाधीश महोदय हैं। उच्च न्यायालय में 400 पद रिक्त है, 35% खाली पड़ी है। निचली न्यायपालिकाओं में अब भरे नहीं हैं, बेचारे युवा जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। जांच और अभियोजन की खराब गुणवत्ता अपने यहाँ पर, अभी मैंने बताया आपको कि पेशेवर लोग हमें चाहिए, प्रोफेशनल पुलिसमैन चाहिए, जांच करने वाले लोग चाहिए, जो क्या करें, जो किसी भी परिस्थिति में सही से जांच करके न्याय दिला सकें। न्याय बहुत बड़ी अवधारणा मानी गई है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो न्याय को लेकर ही सारे जगहों पर झगड़ा दिखेगा आपको। तो उस न्याय को पाना इतना आसान नहीं होता है, तो वो सुनिश्चित हो सके। मानवाधिकारों को उल्लंघन होता है कई बार। पुराने कानून और प्रक्रियाएं हैं भारत में, अब तो उसी को तो बदला जा रहा है। सार्वजनिक धारणा, द्वितीय ARC ने नोट किया कि भारत में पुलिस जनता के बीच असंतोषजनक रिश्ते हैं, क्योंकि लोग पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम और अनुत्तरदायी मानते हैं। अक्सर उनसे संपर्क करने में संकोच करते हैं। यही तो मैंने बताया ना आपको
कि क्यों लोग डरते हैं पुलिस के नाम से, जबकि पुलिस के नाम से आपको सुरक्षा का अवधारणा आना चाहिए था। लोग डरते क्यों हैं? लोग ये क्यों सोचते हैं कि FIR करवाने जा रहे हो तो जेब में 20-25 हज़ार रुपया लेकर जाओ तभी होगा FIR। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा। बाकी पुलिसमैन का काम कोई आसान नहीं होता है। ज़रा उनसे मिलिए, पूछिए कितना देर काम करते हैं। 2-2 3-3 दिन तक घर नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई जा रहा है डरता है पुलिस स्टेशन जाने से, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हो सकता है इमेज में ही गड़बड़ हो, कुछ तो गड़बड़ है ना कहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और घूस जो या भ्रष्टाचार जो आप बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार हर जगह ही लिखा जाता है। वेतन कितना होता है पुलिसमैन का, लीगल वेतन जो उनको मिलता है वो कितना होता है? क्या उसमें आज के ज़माने में रहा जा सकता है अच्छे तरीके से? ये भी देखना पड़ेगा आपको। घूसखोरी किसी भी देश में कभी 100% ख़त्म नहीं होती, हमेशा उसको कम करने की कोशिश की जाती है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु समितियां और उनकी सिफारिशें। वोरा समिति 1993 में आई थी। राजनीतिक अपराधीकरण और राजनेताओं, नौकरशाहों, अपराधी और सामाजिक तत्वों के बीच सांठगांठ की बढ़ती समस्या निपटान हेतु इस समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश के विभिन्न स्रोतों की खुफिया जानकारी एकत्र करने तथा ऐसे तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए। वोरा समिति 1993। मलीमत समिति 2003। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु इसने विभिन्न पहलुओं को शामिल करते सिफारिशें दी थी। छोटे मोटे उल्लंघन के लिए अपराधों की एक नई श्रेणी सामाजिक कल्याण लाया जाए, जिसमें जुर्माना लगाकर या सामुदायिक सेवा द्वारा निपटा जा सकता है। इसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। मलीमत कमेटी ने बोला था कि छोटे मोटे अपराध होते हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सामाजिक सेवा या जुर्माना लगाकर छोड़ सकते हैं, जिससे क्या हो, जिससे ये हो कि भाई जेल ना भरे हमारे। प्रतिकूल प्रणाली को एक मिश्रित प्रणाली से बदलना, जिसमें तार्किक प्रणाली कुछ तत्व शामिल है, जैसे न्यायाधीश को साक्ष्य एकत्र करने, गवाहों की जांच में सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देना, दोष सिद्धि के लिए आवश्यक साक्ष्य के मानक को उचित संदेह से परे से घटाकर स्पष्ट और ठोस साक्ष्य करना, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष गई स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार बनाना। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष अगर किसी ने कन्फेशन किया है तो उसका एविडेंस मानना अभी नहीं माना जाता। अभी पुलिस स्टेशन में अगर आप कोई कन्फेशन करते हैं तो न्यायालय में वो कोई मान्यता नहीं होती उसकी, न्यायालय में आपको अलग से कन्फेशन करना पड़ता है। मूवी देखा होगा ना दृश्यम टाइप का, तो वही टाइप वहाँ से ही मैंने भी तो देखा है, मैंने कोई पढ़ा थोड़ी नहीं सब। तो ये चीज़ें हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। इसका कुछ समितियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी एक्ट में क्या क्या परिवर्तन किया गया ये भी बता दिया है, लिख सकेंगे इस हिसाब से पढ़ा दिया है। बाकी सोचिए इसके पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है। मैं आगे के टॉपिक पर चलता हूँ। अगला देखिए क्या है कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने एक शानदार सा काम किया है। उन्होंने बोला है कि हमने 641 नए छोटे छोटे पेड़ पौधों की पहचान की है, 339 करीब में अलग अलग जीव वगैरह सबकी पहचान की है। इतने सारे कीट पतंगे पेड़ पौधों सबको ढूंढ लिया इन्होंने, बस पेपर कौन लीक करता है ये नहीं ढूंढ पाते हैं ये लोग। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। कीट पतंगों को इन्होंने ढूंढा है और सिलेबस आपका बढ़ गया। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बोला है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने डेटा जारी किया, जिसमें इन्होंने बोला है कि करीब में 1 लाख के आसपास अलग अलग चीज़ों की पहचान की गई है, जिसमें से प्रकार ये लिखा हुआ है 339 और ये 641 अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें मणिपुर का टर्मरिक हो सकता है, हल्दी का कोई पेड़ है। देखिए अजीबोगरीब सा नाम लिखा हुआ है यहाँ सब। ये सब याद रखना है क्या? नहीं, ये सब याद नहीं रखना है आपको, इतना सारा कुछ नहीं याद कर सकते हैं, है ना। फिर भी अगर पेपर में किसी का नाम लिखा हुआ तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, काकचिंगेंस, ये टर्मरिक का एक नया प्रकार है, इसको आप याद रख सकते हैं। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अयास्टिसिया, ये भी एक प्रकार है जिसको ढूंढा गया है हावड़ा में। जो कौन है तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन है हावड़ा में, वहाँ पर इसको ढूंढा गया है। मोस्ट ऑफ द नए एनिमल हैं वो दक्षिण भारत में ही मिले। दक्षिण भारत में जैव विविधता थोड़ी सी समृद्ध है क्योंकि वर्षावन काफ़ी सारे हैं वहाँ पर, और पश्चिमी घाट भी है, तो वहाँ पर क्या है तो थोड़ा सा समृद्ध है बायोडाइवर्सिटी। उत्तर भारत में मैदानी इलाका ज़्यादा है, यहाँ पर कृषि की ज़्यादा प्रधानता है। दक्षिण भारत में पेड़ पौधे भी खूब हैं, तो वहीं पर मैक्सिमम एनिमल पाए गए हैं। और ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है। इसमें क्या आपको याद रखना है, एक आध जो नाम मैंने आपको बताया वो ध्यान रखिएगा, और बस और क्या ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्या है इसी में, यही न्यूज़ जो दूसरे पेपर में था ना इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें थोड़े बहुत डेटा दिए गए थे जो आपके काम के हो सकते हैं। जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लगभग 1,04,561 स्पाइसीज जो हैं स्पीसीज हैं एनिमल के, उनका एक लिस्ट अपने पास में रखा हुआ है, उनके पास में इसका एक लिस्ट है।
उसके अलावा बोला गया कि भारत जो है वो 28,000 इंडेमिक स्पेसीज जो हैं उनका घर है और यहाँ पर वो रहते हैं 28,000। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और एक रिपोर्ट की बात की गई जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वो रिपोर्ट क्या है? तो रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी करती है इन एनिमल डिस्कवरीज 2023। इस प्रकार से एक रिपोर्ट जारी किया जाता है प्लांट डिस्कवरी 2023। ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एनिमल डिस्कवरीज 2023 और प्लांट डिस्कवरी 2023 बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्लांट्स और एनिमल के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जहाँ से आपसे सवाल कई बार पूछा जा सकता है। दुनिया भर में लगभग में 11,888 बर्ड्स की प्रजाति है, अलग अलग प्रजाति है, अलग बर्ड्स की प्रजाति है। दुनिया में डाइवर्सिटी के मामले में जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें भारत का भी नाम आता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वो जो दुनिया में 10 लिस्ट तैयार किए 10 देशों का, उनमें से एक भारत का भी नाम आता है। तो ये कुछ छोटे फैक्ट हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ये इतने सारे जीव जंतु हैं, ये इतना संख्या है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 रिपोर्ट, एक जूलॉजिकल सर्वे का, एक बोटेनिकल सर्वे का याद रखिएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया है वो बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है आपका कि वो कौन है, तो जनरल द्विवेदी जी, जनरल मनोज पांडे जी ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को आर्मी की जो कमान है वो सौंप दी है। आज से जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं ये नए आर्मी चीफ होंगे हमारे। 1 जुलाई 1964 को इनका जन्म हुआ था जनरल द्विवेदी का, और ये जम्मू कश्मीर राइफल्स में रहे हैं, इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड में भी रहे हैं, और चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इनकी विशेषज्ञता मानी जाती है। सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश के ये रहे हैं स्टूडेंट। और इन्होंने ज्वाइन कब किया था आर्मी, तो 1984 को ज्वाइन किया था, 1984 को ज्वाइन किया था, दिसंबर 84 को ज्वाइन किया था। नेवी चीफ भी इनके समकालीन ही हैं, वो भी 1984 बैच के ही हैं। तो इनके बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और उसके साथ में जो वाइस चीफ बनेंगे आर्मी स्टाफ का वो कौन है, तो वर्तमान वो सेंट्रल कमांड के चीफ हैं। क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यी। तो ये जो हैं ये NS राजा जी ये बनेंगे आपका वाइस चीफ बनेंगे, आर्मी का वाइस चीफ बनेंगे। तो इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 मुख्य रूप से ध्यान में रखिए, कौन कौन, तो एक जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एक NS राजा सुब्रमण्यम। ये करंटली में कहाँ पर है, तो सेंट्रल कमांड जो है, मध्य कमांड जो आर्मी का अलग अलग कमांड है उसके चीफ हैं वर्तमान में। और भारतीय सेना में एक चीज़ पैटर्न देखा गया, जो नॉर्थ उत्तर पूर्वी कमांड के जो चीफ रहे हैं अक्सर वही आर्मी चीफ बनते हैं, अक्सर वही आर्मी चीफ बनते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कमांड का जो चीफ होता है वो एक साथ में इंटरनल और एक्सटर्नल सभी तरह के फोर्स का सामना करता है। तो सामान्य तौर पर देखा गया जनरल पैटर्न, अगर आप वर्तमान में उठाएंगे इतिहास आज़ादी के बाद से अब तक, तो आपको मैक्सिमम जो मिलेंगे आर्मी चीफ वो कहीं ना कहीं उस कमांड को हेड कर चुके होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये छोटा सा PT फैक्ट था आपके लिए। अगला जो न्यूज़ है ये आपका मेनिंगो इंसेफेलाइटिस के बारे में है। मेनिंगो इंसेफेलाइटिस के कारण केरल में 2 जान चली गई है, और मेनिंगो इंसेफेलाइटिस जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। हर साल इस समय आता है, हर साल इस समय आता है, जून जुलाई के मौसम में हर साल इस समय आता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा के तौर पर भी इसको जानते हैं। इसको ज़रा देखेंगे मेनिंगो इंसेफेलाइटिस का, और केरल में ही क्यों मामला सामने आता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनहाइजेनिक वाटर के सोर्स होते जो हैं वो, और उसके अलावा हाई टेम्परेचर, ये जो है ये सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है। और आपको पता होगा केरल में सबसे ज़्यादा पहले बारिश होती है वहाँ पर, और बारिश के मौसम में अनहाइजीनिक चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वाटर रिसोर्स जो हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि अगल बगल से बारिश के पानी बहकर साफ़ पानी में मिक्स होते हैं। टेम्परेचर तो हाई रहता ही है इस समय, है ना। तो इन 2 कारणों से इस समय में इन चीज़ों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए केरल में आप सामान्य तौर पर सुनते होंगे कि मैक्सिमम चीज़ों जो फैलती है वायरस अलग अलग प्रकार के, वो केरल में ही है। जैव विविधता बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, साथ में वहाँ का जो मौसम होता है वो अनुकूल सभी जगहों पर एक जैसा नहीं रहता। घूमने के लिए बहुत शानदार जगह है,
लेकिन उमस का मौसम भी रहता है, एक चिपचिपा सा मौसम भी होता है। कुछ विशेष पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर ठंडा भी होता है हल्का सा, लेकिन सामान्य तौर पर इन्हीं चीज़ों के कारण वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। तो इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। यहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते पीटी एग्जामिनेशन में। सबसे पहले तो इतना बड़ा नाम देकर पूछ लिया, हाल ही में चर्चा में क्या है ये, मेनिंगो इंसेफेलाइटिस इसको कहा जाता है। ओके, चलिए देखिए क्या होता है ये। इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। हाल ही के केरल कलपुझा जिले में एक व्यक्ति की नेग्रेलिया फाउलेरी एक दुर्लभ संक्रमण कारण 1 सप्ताह के तेज बुखार, अंगों में शिथिलता आने से मृत्यु हो गई थी। नेग्रेलिया फाउलेरी से आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में जाना जाता है। एकल कोशिका जीव वाला जो झील, उष्ण झरनों, खराब रखरखाव वाले स्विमिंग पूल जैसे गर्म ताजे जलीय वातावरण पाया जाता है। यह एक सूक्ष्म जीव है जिस कारण से इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और अमीबा नासिका के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, नाक के माध्यम से गंभीर मस्तिष्क संक्रमण के कारण होती है, जिसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। एमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस इसको कहा जाता है। ये अमीबा जो होता है ये शरीर में प्रवेश करता है और उसके कारण से ये ब्रेन ईटिंग अमीबा के तौर पर इसको जाना जाता है। और ये बीमारी होती है, शरीर के अंगों को शिथिल कर देती है और तेज़ बुखार और अलग अलग इसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जिससे लोगों की मृत्यु भी होती है। मानव शरीर में संचरण दूषित जल में तैरने अथवा गोता लगाने या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग जैसी गतिविधियों के दौरान यह आमतौर पर नाक, नासिका, मुख के माध्यम से संचारित होता है। और नासिका, मुख इन्हीं के द्वारा ये संचारित होता है, उसी के द्वारा इस शरीर में प्रवेश करता है। यह घ्राण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में चला जाता है, जिससे मस्तिष्क ऊतकों में गंभीर सूजन होता है, फिर ऊतक नष्ट हो जाते हैं। जो ब्रेन टिश्यू है उसको नष्ट कर देता है ये। इसी कारण इसको ब्रेन ईटिंग भी कहा जाता है। मेनिंगो इंसेफेलाइटिस इसको कहा जाता है। नाउगेलेरिया फाउलेरी संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। जोखिम, हालांकि मानव शरीर नेग्लेरिया फाउलेरी के प्रति सामान्यतः संवेदनशील होता है, फिर भी इसका संक्रमण अत्यंत दुर्लभ होता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ये आप पर फिर हावी हो सकता है। अगर खाते पीते सही तरीके से हैं, इम्यून भी सही है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी कर लिया तो ये फिर सही होगा। कुछ लोगों का होता है ना, हवा पूर्व से पश्चिम होती है तो सारा तबीयत खराब, नाक बहने लग जाता है, तो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। नासिका अथवा साइनस की दीर्घकालिक समस्या, गर्म ताजे जल के संपर्क में आना आदि से कुछ कारक इसकी सुभेद्यता को बढ़ा सकते हैं, वल्नरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। लक्षण पूर्वानुमान संक्रमण के 1 सप्ताह के अंदर दिखाई देता है। अगर आप संक्रमित हो चुके उसके 1 सप्ताह के भीतर आपको ये अंदर लक्षण आ जाएगा। और इसमें गंभीर सिरदर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन मकड़न ये सब चीज़ें होती हैं। संक्रमण तेज़ी से बढ़ता है, कोमा या मृत्यु का कारण बन सकता है। सोचिए जिसका ब्रेन का टिश्यू खत्म होने लग जाए तो सबसे पहले तो उसका शरीर स्थिर पड़ जाएगा, क्योंकि अलग अलग अंग काम करने बंद कर देंगे। इलाज उपचार में दवाओं का संयोजन शामिल होता है। दवा मिलेफोर्सिन ने प्रयोगशाला सेटिंग्स में नगरेलिया फाउलेरी को खत्म करने में प्रभावकारिता दिखाई है। कुछ जीवित बचे लोगों के उपचार में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। उपचार के बाद 97% की दर्ज मृत्यु दर के साथ नेग्रेलिया फाउलेरिया संक्रमण से बचाने की संभावना कम रहती है। 97% तक जब पहुंच जाता है तो भी उपचार के पश्चात भी 97% की बचने की संभावना कम रहती है। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, इसका नाम ध्यान रखिएगा। अमीबा के कारण फैलता है ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। ये छोटे छोटे ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेन का टिश्यू खराब कर देता है। और जो अनहाइजेनिक वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसमें नहाने के दौरान या किसी भी माध्यम से अगर आप उसके संपर्क में आते हैं और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसमें अगर ये मौजूद है तो फिर आपको ये निपटा सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है आपका कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने 56 करोड़ रुपए की सहायता का घोषणा कर दिया है। 56 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो इस पर खर्चे करने जा रही। इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ा है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ गया है ये, मतलब बिल्कुल निपटने के कागार पर पहुंच गया है। इस तरह से समझेंगे तो इसी तरह समझिए कि इन सीटू में और वाइल्ड में जो अलग अलग जगहों पर ये एग्जिस्ट करता है, उन दोनों की जनसंख्या मिलाकर मात्र 1000 जनसंख्या इसकी बची हुई है। ऑन एन एवरेज पिछले 26-25 सालों में पर ईयर के हिसाब से 50,000 के करीब मरे हैं ये। इतनी ज़्यादा संख्या में क्यों मरे हैं? ट्रांसमिशन लाइनों के कारण, बिजली के लाइनों के कारण से मरे हैं ये। सोन चिड़ैया इनको कहा जाता है, बहुत पवित्र माना जाता था। राजस्थान, मध्य प्रदेश के सूखे जो इलाके होते हैं, जो थोड़ा सा ड्राई इलाका होता है, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं ये। कंजर्वेशन का 2 तरीका होता है, संरक्षित करने का 2 तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा। इन सीटू
इन सीटू और एक्स सीटू। अब इसका क्या मतलब होता है? स्वस्थाने, अब ये याद नहीं रहेगा आपको, आप इन सीटू ही याद करेंगे। स्वस्थाने, स्वस्थाने मतलब जहाँ है वहीं कर दो। बहिरस्थाने, बहिरस्थाने, बहिरस्थाने कंजर्वेशन। तो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन का तरीका होता है। इन सीटू का क्या तात्पर्य होता है? जहाँ उनका घर है, जैसे शेर का घर क्या है? चिड़ियाघर है क्या उसका घर? नहीं, उसका घर जंगल है, तो उसको जंगल में ही संरक्षित कर दिया जाए। तो इन सीटू के लिए कौन कौन सा हो गया? नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क संरक्षण का ही एक तरीका है। टाइगर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ये सब इन सीटू कंजर्वेशन का तरीका होता है कि जहाँ हैं वहीं पर थोड़ी सी पाबंदियाँ लगा दो, इंसानों से दूर कर दो, तो वो सुरक्षित महसूस करेंगे। इंसान ही सबसे बड़े खतरे हैं इनके लिए। तो ये नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हो गया, ये सारे के सारे इन सीटू कंजर्वेशन के तरीके पूछा गया है। गुरु यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा है इन्होंने, इन सीटू एक्स सीटू के कौन से उदाहरण है? एक्स सीटू बहिरस्थान है, जहाँ है जंगल वंगल में वहाँ पर भी इनको संरक्षित मत करो, क्योंकि आप देखो इसके बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, इसके अंडों को कलेक्ट किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा, उनको इकट्ठा कर करके ये लोग अलग अलग जगहों पर उसको बड़ा करेंगे, निषेचित करेंगे, ताकि वो संरक्षित हो सके। थोड़ी बहुत इनकी जनसंख्या जब बढ़ जाएगी आने वाले 10-15 सालों में, तब उनको फिर से वाइल्ड में सुरक्षित किया जाने लगेगा। बहुत ज़्यादा खतरा है, विलुप्त हो जाएंगे अगले 5 से 6 सालों में अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रांसमिशन लाइन को आप ग्राउंड पर लाइए, क्योंकि आकाश में ट्रांसमिशन लाइन जो बिछे हुए हैं उसके कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। ट्रांसमिशन लाइन जब राजस्थान के इलाकों में अलग अलग जगहों पर पहुंचना शुरू हुआ तो बिजली तो लोगों के घर तक पहुंच गया, लेकिन वहां की डाइवर्सिटी खतरे में पड़ गया। देख सकते हैं आप उसका उदाहरण। एक्सीटू का उदाहरण होता है, जैसे हो गया स्पर्म बैंक, स्पर्म बैंक हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, जो जू आप देखते हैं, जो जू आप देखने जाते, पटना जू जाते होंगे, है ना, तो वो जो हो गया, ये एक्स-सीटू का उदाहरण हो गया। वास्तव में वो जीव वहाँ रहने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन उनको अगर वहाँ पर नहीं रखा गया बंद करके तो वो मर जाएंगे, उनकी जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी। तो स्पर्म बैंक हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल जो पार्क होते हैं, जू वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे एक्स-सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण होते हैं। तो इनका इन-सीटू और एक्स-सीटू दोनों किया जाएगा, अंडों को कलेक्ट करके निषेचित भी किया जाएगा। साथ ही राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर इलाकों में जहाँ पर इनकी जनसंख्या थोड़ी बहुत बची हुई है, वहाँ पर भी इनको संरक्षित करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। 2017-18 स्टडी में आया था कि करीब में 88,000 बर्ड जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। 88,000 की मृत्यु हो गई, दिखते भी नहीं, अब तो विरल हो गए हैं। ये बहुत ही शानदार सा जीव माना जाता है। सामान्य तौर पर देश के पश्चिमी भागों में निवास करते हैं, इस इलाके में ये पाए जाते हैं। कहीं कहीं आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत दिख जाता है कभी कभार, बाकी इनका एरिया बता दिया है मैंने आपको। तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने बताया है जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं थोड़े दिनों में निपट जाएंगे अगर इनको बचाया नहीं गया तो। ओके, तो यही था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। इन-सीटू एक्स-सीटू को भी ध्यान में रखिएगा, कंजर्वेशन का तरीका है। कैसा लगा है वीडियो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।